नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3, बल और गति के नियम। ये टॉपिक अपने पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये अपना तीसरा पार्ट रहेगा। और इसके अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अपने देखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से ये सारे पॉइंट जो है वो अपने क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। ये आपकी स्क्रीन पर रहा पहला प्रश्न। अपने लगभग कंसेप्ट जो है वो कर लिए थे पिछली वीडियो के अंदर, पहली 2 पार्ट अपने आए हैं उसके अंदर। लेकिन कुछ पॉइंट जो है या क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसकी टेक्निक हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको ये लगता है कि साइंस में हमें कुछ भी नहीं पता है, वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल इजी सा है। अपने जो विस्थापन और जो दूरी पड़ी थी उसी के संबंध में ये प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आर त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने पर विस्थापन कितना होगा। तो अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास में एक तो क्या था जी, विस्थापन था, जिसको आप क्या बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा आपके पास में क्या थी, दूरी थी, यानी कि डिस्टेंस थी। तो विस्थापन क्या होता है, ये होती है आपकी न्यूनतम दूरी। क्या होती है जी, न्यूनतम दूरी। और जो दूरी है वो आपके क्या है, 2 बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई होती है। क्या होता है, पथ की लंबाई होती है। ठीक है, ये चीज अपने देखी थी। अब इस क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या है, विस्थापन पूछा है। बोला क्या है, आर त्रिज्या का वर्ताकार पथ है। तो पहले अपने क्या करते हैं, आर त्रिज्या का एक वर्ताकार पथ बना लेते हैं। मान लो यही वो वर्ताकार क्या है, पथ है। ये इसका क्या हो गया जी, केंद्र हो गया, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो इसके लिए अपने को विस्थापन निकालना है। मान लो ये ए पॉइंट है और आप क्या कर रहे हो, ए बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हो। इसने यही बोला ना, पूरा एक चक्कर पूरा करना है। तो एक चक्कर पूरा करना है, तो इस पॉइंट से मैं चला और इसके चारों ओर चलता हुआ वापस इसी ए पॉइंट के ऊपर मैं आ गया। कहाँ आ गया जी, ए पॉइंट पे वापस आ गया। तो ए पॉइंट पे वापस आ गया, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है और जो आपका अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होगा, समान होगा, यानी सेम होगा। इसका मतलब यही हुआ। और अपने ये पढ़ा था, जो विस्थापन है वो न्यूनतम दूरी है, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है या लंबाई जो होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है। तो इसके बीच में जो आपको डिस्टेंस मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो आपको मिलेगी शून्य। कितनी मिलेगी, शून्य मिलेगी, यानी 0 मिलेगी। इसी क्वेश्चन के अंदर 2-3 टाइप और मिलते हैं आपको। कौन कौन से, इसके अंदर इसने पूछा एक चक्कर पूरा करने में। इसी के अंदर अगर आपको बोल दिया जाए आधा चक्कर पूरा करना हो, क्या करना हो, आधा चक्कर पूरा करना हो, एक कंडीशन ये आ सकती है। दूसरी कंडीशन आ सकती है 3/4। कितना चक्कर पूरा करना हो, 3/4, यानी 3/4 पार्ट करना हो। ऐसी क्वेश्चन आ सकता है आपके 1/4। क्या आ सकता है, 1/4 आ सकता है। इस तरह से ये 3 कंडीशन और बन सकती है आपके क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, जहां पे मैंने आर लिखा है वहां पे आपको कोई डायरेक्ट वैल्यू दे सकता है, जैसे 7 मीटर त्रिज्या, 14 मीटर त्रिज्या, जो भी है वैल्यू आपको मिल जाएगी। मान लो यही क्वेश्चन होता है, इसके अंदर पूछता 7 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में कितना विस्थापन होगा, तो उसके अंदर भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि जब आप एक चक्कर पूरा करोगे तो विस्थापन हमेशा क्या आएगा जी, 0 आएगा। आप जब भी एक चक्कर पूरा करो, 2 चक्कर करो, 3 चक्कर करो, एक वर्ताकार पथ है, तो इन सबके लिए जो वैल्यू आएगी ना, वो 0 ही आएगी। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये है अपने जो विस्थापन से संबंधित क्वेश्चन। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछ ले, दूरी पूछ लेते। क्या पूछ लेते, दूरी पूछ लेते। तब क्या होता है, इसका ये क्या है, प्रारंभिक, और ये क्या है, अंतिम। ये बात अपने देखी। अब इसकी दूरी क्या होगी, ये एक वृत्त का क्या है, व्यास। ये तो व्यास है, और ये वृत्त की क्या है जी, परिधि है। ये क्या है, वृत्त की परिधि। परिधि है तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr।
यानी वो चला तो यही परिधि परिधि चला था, इसलिए इसका जो दूरी होगी वो 2 पाई आर होगी, और ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर, यही होगा। और जो भी आपको मान लो त्रिज्या जितनी भी वैल्यू दी होगी वो वैल्यू आप इसके अंदर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के अंदर मान लो आपको दे दिया आधा चक्कर दे दिया होता तो इस क्वेश्चन को अपने कैसे सॉल्व करते वो देखो। मान लो आधा चक्कर दे दिया तो क्या करते, ये आपका वर्ताकार पथ हो गया, ये केंद्र हो गया, ये आपकी क्या होगी जी त्रिज्या। आधा चक्कर पूरा कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस ए पॉइंट से चले और चलते हुए आप कहाँ गए जी बी पॉइंट पे आ गए, ये आधा चक्कर हो गया ना। तो इसके अंदर क्या होगा जी, आपने एक तो निकालनी है मान लो दूरी निकालनी, और एक क्या निकालना है विस्थापन निकालना। तो इसके अंदर दूरी तो जो है वो कौन सी होगी, यहां से चले, ये पथ है आपका, ये आपका क्या है रास्ता है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो तो होती है दूरी। और दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम कम से कम लंबाई, यानी इससे इसके बीच में कम से कम लंबाई आपके पास में ये व्यास बनेगा, वर्त का क्या बनेगा व्यास बनेगा। ये तो हो गया जी विस्थापन, और ये है दूरी। दूरी में क्या करेंगे, टोटल अगर वर्त का एक चक्कर होता तो आप लिखते 2 पाई आर, लेकिन ये तो आधा चक्कर है तो इसके आगे क्या लगा दो आधा लगा दो, तो इससे 2 से 2 कट होके क्या आ जाएगा पाई आर आ जाएगा। और इसमें त्रिज्या का जो भी मान दिया होगा वो आर की जगह लिखना है, और पाई का मान आपको पता ही है सदाबहार होता है 22/7, या प्रश्न वाला बोल दे तो आप 3.14 भी यूज कर सकते हैं, इसको सॉल्व आप कर लोगे। अब विस्थापन पूछा है तो विस्थापन तो ये है, तो यहां से ये केंद्र है, केंद्र से इधर कितनी दूरी आर, इधर भी कितनी आर, तो आधे चक्कर के लिए विस्थापन जो होगा वो कितना होगा आर प्लस आर ही होगा। तो यहां से यहां तक आर चला, यहां से यहां तक भी आर चला है कि नहीं चला, तो ये भी कितना हो जाएगा आर प्लस आर कितना हो गया जी 2r हो गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, जब भी आपके कितना आए आधा चक्कर पूरा करने वाली कंडीशन आए तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 2r कर दोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप 3/4 है वो भी कर सकते हो, और 1/4 वाली कंडीशन भी फुलफिल कर सकते हो। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें से अपने 4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीख लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखो जी, अच्छा प्रश्न है ये, सिंपल जो आपके जो भर्तियां होती है उसके अंदर इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसमें मैंने जो है कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ उदाहरण लिए हैं। अपने गतियों के कुछ क्या पढ़े थे जी प्रकार पढ़े थे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल इजी इजी चीजें हैं। आपकी लाइफ में भी जो घटनाएं घटित हो रही है वही अपने पढ़ रहे हैं। साइंस की डेफिनेशन में भी यही सीखा था कि जो अपनी लाइफ में घटना घटित हो रही है, यानी यहाँ पे जो एग्जाम्पल जितने भी देखोगे आप वो सारे के सारे आपके डेली लाइफ वाले हैं, घर में जो काम करते हो। जैसे पहला क्या लिखा है मैंने, सिलाई मशीन वाला एग्जाम्पल लिखा है, तो आप कपड़े तो सिलते ही होंगे, सिलाई मशीन तो जानते हैं ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सारे के सारे उदाहरण मैंने ऑलमोस्ट वही लिए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और पेपर में भी यही पूछे गए, पेपर में भी यही पूछे गए। तो देखो क्या है प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। आपको कितने कथन दिए हैं, 4 दिए हैं। पहला कथन है सिलाई मशीन की सुई की गति 1 विमीय होती है, क्या होती है 1 विमीय होती है। फिर बोला है छत से वस्तु को गिराना द्विविमीय गति होती है। फिर बोला है प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। तीसरा है पक्षी की गति त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तो जैसा कि अपने पिछली वीडियो जो थी उसके अंदर सीखा था कि आपके अगर कोई वस्तु एक ही दिशा में जाती है, किसमें जाए एक दिशा में गति करे, तो वो गति कौन सी होती है आपके 1 विमीय। अगर वो 2 दिशाओं में जाए तो वो कौन सी होती है द्विविमीय, जिसको 2D बोलते हैं, ये 1D थी। अगर 3 दिशाओं में जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे 3D बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3D गति बोलेंगे, है ना। तो अब देखो सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है, तो मान लो ये सुई है, ये क्या करती है ऊपर जाती है नीचे आती है, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, यानी दिशा तो ये एक ही हुई ना। आप ऐसे लिखते हो ये एक्स अक्ष हो गया और ये माइनस एक्स हो गया, है तो ये एक्स अक्ष ही ना, चाहे इधर चलोगे तो माइनस आ जाएगा, इधर चलोगे तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये तो है तो आपकी एक ही दिशा, तो सुई जो है मशीन की वो ऊपर नीचे होती है, यानी 1 विमीय गति है वो। तो जो सिलाई मशीन है वो 1 विमीय गति है, यानी ये सेंटेंस अपना क्या है बिल्कुल सही है। अगला क्या है छत से वस्तु को गिराना द्विविमीय गति है।
अब सिंपल सी बात है, छत से कुछ भी गिरा के देख सकते हो आप, है ना। तो ये तो आप प्रैक्टिकल आसानी से कर लो। मान लो ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप यहाँ पे टॉप पे खड़े हो, मान लो आप नहीं खड़े, उसी चिंटू को ले आओ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, छत के ऊपर खेल रहा है, बॉल इसके हाथ में है, इस बॉल को क्या किया इसने, गिराया। तो गिराया तो ये बॉल बेचारी टपक गई कहाँ, नीचे, नीचे नीचे चली जाएगी, जहां पे जो लास्ट बाउंड्री होगी वहां चली जाएगी। तो ये बॉल कहाँ गई, डायरेक्ट नीचे गई। अब ऐसे तो है नहीं कि ये पहले इधर जाएगी इधर जाएगी, ऐसे तो जा नहीं सकती, सीधी डायरेक्ट नीचे लॉन्च होगी। तो यानी ये भी एक ही दिशा के अंदर गति कर रही है, तो ये द्विविमीय कैसे हो सकती है, ये तो क्या है जी, एक विमीय ही है। तो ये सेंटेंस अपना गलत है। अगला भी देख लेते हैं, प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। अब आप कहोगे सर जी ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, ये होता क्या है। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी है, और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रही है ये गति जो है। कैसे हो रही है अभी थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। देखो, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। होता क्या है, जब कोई गति दो विमाओं एक्स और वाई के साथ में किसी कोण के साथ में किसी वस्तु को फेंका जाता है, तो उसकी जो वर्ताकार जो होती है, अर्धवर्ताकार गति जो होती है, या प्रवलयाकार गति जो होती है, थोड़ा सा डायग्राम से समझो अच्छा रहेगा, डेफिनेशन आपके दिमाग को खराब कर सकता है ना। तो मान लो ये एक्स एक्स है और ये क्या है, वाई एक्स है, टेंशन नहीं लेनी अपने। मान लो यहां से कोई बॉल है, उसको अपने इस कोण पे फेंक रहे हैं, मान लो ये कोण थीटा है ना। आप सोचोगे साइंस में भी मैथ को घुसा रहे हो, साइंस में मैथ को नहीं घुसा रहे हैं, साइंस जो है वो मैथ की ही जननी है, ये कह सकते हो आप, है ना। तो देखो ये थीटा कोण पे फेंका वस्तु को, तो इस तरह से बॉल क्या करेगी, इस तरह से जाएगी। क्रिकेट तो खेलते हैं ना, लगभग जो बॉयज है वो क्रिकेट खेलते हैं। तो आप जब बॉल के बैट से हिट करते हो तो बॉल कैसे जाती है, बॉल बिल्कुल या सीधी नहीं जाती, बॉल जो जाती है हिट होने के बाद कुछ इस तरह से जाती है, यही पथ जो होता है वो होता है। तो ये जो पथ है ये प्रवलयाकार है, प्रवलयाकार, है ना। तो इसी प्रवलयाकार पथ में जो गति हो रही है, इसके अंदर एक्स अक्ष के अंदर भी गति हो रही है, और वाई अक्ष में, यानी कुछ हाइट है वो तो वाई अक्ष हो गया, और लंबाई जो चल रही है वो कौन सी होगी, वो आपके एक्स अक्ष हो गया। तो इस तरह से जितनी भी गतियां होती है ना, वो सारे की सारी प्रक्षेप्य गति होती है। तो आप देखो प्रक्षेप्य गति द्विविमीय है या नहीं है, बिल्कुल है। अगला देखो, पक्षी की गति त्रिविमीय होती है। अब पक्षी बेचारा आगे पीछे जा सकता है, दाएं बाएं उड़ता हुआ जा सकता है, और अप डाउन भी जा सकता है। तो वो एक्स एक्स को भी इफेक्ट कर रहा है, अप डाउन वाई एक्स को भी इफेक्ट कर रहा है ना। इस तरह से वो किसी भी दिशा में जा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो उसकी मर्जी है। यानी वो आकाश के अंदर कहीं भी गति कर सकते हैं। जो आकाश में गति होती है, स्पेस में जो मोशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, 3D मोशन या त्रिविमीय गति कहते हैं। तो बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आपका दूसरा सेंटेंस गलत है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो उपरोक्त में से सत्य पूछा है, तो 1 3 4 वाला कौन सा है, 1 3 4 वाला सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। और एक चीज और है, आपकी गति में से डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा ना वो इसी प्रकार का आएगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का तो जो है पैटर्न यही चल रहा है, कथन दे देगा, आप उन कथनों को अच्छे से पढ़ोगे, फिर उनको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि उसका पैटर्न आजकल जो है वो यही चल रहा है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपने, ये दूसरा प्रश्न अपनी चर्चा की। अगला है, ये तो इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 9th क्लास में सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी समझा देता हूं, आपके माइंड में आएगा। आपने उस दिन बताया था स्पीडोमीटर, यानी स्पीड मापता है, क्या मापता है, स्पीड। तो आप सीधे ये दो तो काट दोगे, बिल्कुल काट दोगे। जब तीसरे पे जाओगे, यहाँ पे भी चाल यानी स्पीड है, यहाँ पे भी चाल यानी स्पीड है। अब क्या, अब गाड़ी फंस गई, 50-50 होगा, या 50% सही हो जाएगा, 50% गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी सा छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लो। आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो आप देखना चाहते हो कि इस समय इसी सेकंड मेरी गाड़ी कितने स्पीड पे है, तो वो आपको पता लग जाएगा, वो सुई जहां पे भी होगी, जैसे ही आपने ब्रेक लगाई अगले ही सेकंड वो कम होगी। तो कहने का मतलब किसी भी विशिष्ट क्षण
एक स्पेशल टाइम पे वो आपकी स्पीड बता रहा है। ऐसे नहीं है कि आप घर से यहां तक आए तो कितनी कितनी स्पीड में, ये आपका गाड़ी जो है वो नहीं बताएगा। आप जिस समय देखते हो ना मीटर में, उसी समय कितनी स्पीड है वही बता रहा है। यानी किसी विशिष्ट समय पे जो चाल होती है वो तात्क्षणिक चाल होती है किसी स्पेशल टाइम पे। तो स्पेशल टाइम वाला कौन सा है? तात्क्षणिक, किसी विशिष्ट क्षण पे, किसी विशिष्ट क्षण, क्षण का मतलब टाइम पे। औसत चाल नहीं हो सकता। ये दो तो आपने पहले ही काट दी है ना। वैसे देखने वाला तो बच्चों वाला क्वेश्चन पढ़ के तो आपको ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन है उनमें भी जान होती है, सिर्फ क्वेश्चन में नहीं, ऑप्शन में भी जान होती है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा प्रश्न है आपके। किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर क्या क्या हो सकता है? देख, बिल्कुल इजी है वैसे, वैसे थोड़ा कंसेप्चुअल है। ठीक है, देखो किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर क्या हो सकता है? उसकी गति बदल सकती है क्या? उसकी गति की दिशा बदल सकती है क्या? उसका आकार बदल सकता है क्या? उपरोक्त शब्द। तो देखो, पहला क्या है? उसकी गति बदल सकती है। जैसे मान लो कोई कार है, उसके दो व्यक्ति धक्का लगा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया तो धक्का ही लगाना पड़ेगा ना। दो व्यक्ति लगा रहे हैं, उसकी स्पीड थोड़ी धीरे है, वो क्या लगा रहे हैं? धक्का। धक्का लगाना या खींचना बल है। अब मान लो दो व्यक्ति और आ गए, अब वो और दो व्यक्ति लगा रहे हैं, टोटल चार व्यक्ति बल लगा रहे हैं। तो बल बढ़ा दिया मैंने, बल बढ़ा दिया तो वो गाड़ी धीरे चलेगी या उसी स्पीड से या तेज चलेगी? आप कहोगे वो थोड़ी तेज भागने लग जाएगी। फिर कई बार ऐसे स्टार्ट भी नहीं होते, धक्का मार के स्टार्ट भी कर लेते हैं, ये तो अपना डेली का काम है। मिस्त्री के पास थोड़ी जाएंगे, अपने खुद ही धक्का मार के स्टार्ट करेंगे उसको। तो देखो, तो उसकी गति जो है वो बदल सकती है, उसको तेज भी कर सकते हैं बल लगाकर और उसको धीरे भी कर सकते हैं। तो बल लगाने से उसकी गति क्या हो जाती है जी? बदल जाती है। तो ये बात तो सही है ना। उदाहरण भी दे दिया मैंने, और आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो। आप दौड़ रहे हो, तेज दौड़ रहे हो, आपका मन किया धीरे, तो आप अपने ऊपर ही फोर्स लगाओगे रुकने के लिए। अगला देखो, उसकी गति की दिशा बदल सकती है क्या? बिल्कुल बदल सकती है। मान लो कोई गाड़ी आ रही है, अब आप क्या करते हो? जो स्टीयरिंग होता है उससे क्या करते हो, या बाइक का हैंडल ही मान लो, साइकिल का हैंडल मान लो, उससे क्या करते हो, या स्कूटी का हैंडल मान लो, आजकल स्कूटी अच्छे से चलती है, स्कूटी को घुमाना है तो आप क्या करते हो? अपने हाथों से बल लगाते हो, हैंडल पे थोड़ा सा घुमाया, बल लगाया कि नहीं लगाया? बल लगाते वो घूम जाती है या नहीं घूमती? या बस के अंदर बैठ के वो स्टेयरिंग से क्या करता है? एकदम से गोल घुमाता है, यानी वो क्या कर रहा है? अपने हाथों से बल लगा रहा है, पेशीय बल उस स्टेयरिंग के ऊपर। उससे उसकी, मान लो बस इधर जा रही थी, मोड़ने पे वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो बल लगाने से दिशा भी बदल जाती है। क्लियर? अगला देखो, उसका आकार बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। आपको उदाहरण बताओ, बिल्कुल बता देते हैं। गुब्बारा, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं तो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। गुब्बारा है, फूंक मार के अच्छे से फुला रखा है, आपने दबाया, आकार बदला कि नहीं बदला? बदल गया ना। ऐसे ही मान लो कोई गाड़ी है, वो किसी के अंदर ठोक दें तो उसका आकार बदल जाता है, यानी बल लगा तभी तो वो, मतलब उसके रुकी गाड़ी, रुकी और उसके क्या हो गया? आकार बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? इस तरह से आप देख सकते हो। तो जो उपरोक्त सभी है वो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न संख्या 5। ये भी अच्छा प्रश्न है आपके लिए। वैसे देखा जाए ना तो ये प्रश्न कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड ही नहीं रहा उनके लिए तो दिक्कत है। तो देखो, यदि किसी सतह की दी गई सतह पर, किसी वस्तु की, यहाँ वस्तु आएगा जी, किसी वस्तु की दी गई सतह पर बल दुगना कर देते हैं तो दाब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लड्डू क्वेश्चन है। कैसे? देखो, एफ बराबर अपने पढ़ा था एम ए होता है, थोड़े से सूत्र भी बता दूं साथ साथ में, जरूरी होते हैं। एफ बटा पी बराबर एफ बटा ए, ये तो बल का सूत्र है, आपको पता ही है। और ये किसका है? दाब का सूत्र। इसमें क्या पूछा है? दाब का पूछा है। तो देखो ध्यान से, दाब है पी बराबर एफ बटा ए। अब मैंने उस दिन आपको बताया था, बल बढ़ाओगे ना दाब भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दाब घटेगा। सीधी सी बात है, बल जो है वो समानुपाती है और जो क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कह रहा है बल को दुगना कर रहे हैं, तो P बराबर बल कितना हो गया? 2F बटे क्या हो गया? ए।
भाई ये तो बनेगा, एफ की जगह कितना कर दिया, 2f कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप ध्यान से कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसमें एफ बटा ए इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, पी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो पी बराबर, मान लो ये दूसरा जो है इसको P2 लिख लेते हैं, भाई सेम नहीं रखना, थोड़ा सा अलग करने के लिए। तो 2p हो गया कि नहीं हो गया, यानी बाद का दाब पहले के दाब का 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना दुगना हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आरपीएससी के अंदर ऐसा प्रश्न एक आएगा, किसी भी सूत्र पे आ जाए, चाहे वो गतिज ऊर्जा पे आ जाए, स्थितिज ऊर्जा पे आ जाए, दाब पे आ जाए, बल पे आ जाए, त्वरण पे आ जाए, किसी पे भी आ जाए, लेकिन इस टाइप का प्रश्न आपको पेपर में छपेगा, छपा हुआ मिलेगा, है ना। चलो अगला देखो, अच्छा प्रश्न है अगला, ये रहा स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का प्रश्न। इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य ये है कि अपने जो पढ़ा था उसमें से कौन सा प्रश्न आया हुआ है वो दिखाना मैं आपको चाहता हूं। तो देखो, किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है, ये आपके स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट में इस डेट को जो पेपर हुआ था उसके अंदर मिल जाएगा, अगर आपने पेपर में देखना है तो। ठीक है जी, संवेग बल बटे क्षेत्रफल, संवेग दाब गुणा क्षेत्रफल, संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग द्रव्यमान बटे वेग, कौन सा होगा। आपको बताया था मैंने, संवेग जो होता है क्या होता है, संवेग होता है वेग और वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल, यानी P बराबर mv। इसको आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में क्या फर्क पड़ता है, आप 4 में 3 का गुणा करो, 3 में 4 का गुणा करो, उत्तर तो कितना आएगा जी, 12 ही तो आएगा। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस और भाग में फर्क पड़ता है। तो देखो, संवेग वेग गुणा द्रव्यमान कौन सा है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहला जो है वो किसका सूत्र है, बल बटे क्षेत्रफल, अभी पढ़ा, ये संवेग का नहीं, किसका है, ये दाब का है, किसका है, दाब का, P बराबर F बटा A। अच्छा एक चीज और सुलटा देते हैं, कई बार पेपर वाला उसका मात्रक पूछ लेता है, इसका जो दाब का मात्रक जो है वो क्या होता है, पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, वैसे आपको PA ही लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, PA, दाब का मात्रक हो गया। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ये इसका मात्रक है जी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7। ये 7वां प्रश्न है अपना, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि ये जो साइंस की क्लास थी आपको कैसी लगी, यानी कि बीच बीच में आप जो कमेंट कर रहे हो वो आप अच्छे से कमेंट करके बताइए कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि क्लियर होगी तभी अपने को फायदा है ना। तो अगला प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान यानी m और वेग, वेग क्या होता है v, के गुणनफल को क्या कहा जाता है, अभी पढ़ा था ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया है 2018 में, सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अभी अपने पढ़ा था वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, ये वैसे कॉपी पेस्ट 2 बार आ गया, एक ही प्रश्न है ना। तो P बराबर mv होता है, और P को क्या बोला था, संवेग बोला था, क्या बोला था, संवेग बोला था। तो देखो संवेग इसमें ये रहा, बिल्कुल, और इसका जो मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, अरे बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल। अगला देखो, श्यानता, सुना है क्या कभी श्यानता क्या होती है ना, श्यानता तो नहीं सुना, नहीं सुना ना। श्यानता होती है पानी की 2 परतें, पानी कह लो या कोई भी द्रव हो सकता है, मैंने पानी एग्जांपल लिया, कोई भी 2 द्रव है, उनकी परतों के बीच में जो आपके बल लगता है उसे ही हम श्यानता या श्यानबल कहते हैं। पृष्ठ तनाव आपने कई बार सुना होगा,
पानी की बूंद गोल होती है, उसका जो कारण है ना वही पृष्ठ तनाव है। यानी किसी भी एकांक चित्र या एकांक आयतन जो है उसके अंदर जो आपके बल लग रहा है वो आपके पृष्ठ तनाव होता है। अगला बल आघूर्ण। अगला क्या है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? जैसे अपने रेखीय गति है, सीधी रेखा में गति है, तो उसमें बल होता है F बराबर ma। और जो वर्तीय गति होती है उसमें जो बल लगता है उसको बोलते हैं बल आघूर्ण, जिसको किससे लिखते हैं? टो से। और ये बराबर होता है R गुणा F के। R है त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या R, और F क्या है? बल है। यानी इन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है? टो यानी बल आघूर्ण। एक बात याद रखना, बल आघूर्ण और बल का मात्रक एक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना प्रश्न 7 नंबर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या कौन सा है? 8वां। अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो है आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये डिस्कस किया था अपने। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो अपने किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। आइंस्टीन ने आधुनिक जो भौतिकी है उसके अंदर एक समीकरण दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। यानी एनर्जी जो है और मास जो होता है, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध को व्यक्त किया था। क्लियर है ना ये बात? तो इसका आंसर जो होगा वो न्यूटन होगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। अपने बलों के प्रकार पढ़े थे, उसमें एक टाइप अपने मिस हो गया था, वो है संपर्क के आधार पे। किसके आधार पे? संपर्क के आधार पे। तो संपर्क के आधार पे जो बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली लाइफ में किसी को संपर्क करते हो, किसी को संपर्क नहीं करते, वो वाली बात है। यानी कि जिसमें टच होगा, बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट के टच होगी, वो तो संपर्क बल है, यानी संपर्क में आने पे जो बल लगता है। और जो संपर्क में बिना ही लग जाता है वो असंपर्क हो गया। जैसे किसी बाल्टी को उठाने के लिए आप जो बल लगाओगे उसमें आपको बाल्टी को हाथ से टच करे बिना उठा ही नहीं सकते ना। तो आपके हाथ से बाल्टी टच होगी तभी आप उसको उठा सकते हो। तो ये जो आपके हाथ से जो बल लगता है वो पेशीय बल था ना। तो पेशीय बल जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आपके संपर्क बल की कैटेगरी में आएगा। ऐसे और भी बहुत सारे बल हैं। असंपर्क के अंदर आपके कौन से आ जाएंगे? जैसे विद्युतीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया। ये बिना संपर्क में आई लग जाते हैं, यानी दूर से वस्तु को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं। तो ये जो बल है ना वो आपके कौन सा होता है? असंपर्क बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। देखो यहाँ क्या पूछा है? कौन सा असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क नहीं है तो कौन सा होगा? ये संपर्क पूछा है। तो देखो, चुंबकीय बल अभी बता दिया असंपर्क होता है। स्थिर वैद्युत बल ये भी असंपर्क होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये भी असंपर्क होता है, क्योंकि वस्तु यहाँ है, पृथ्वी बहुत नीचे, यहीं से छोड़ोगे फिर भी वो नीचे जा रही है, किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। इसमें कांटेक्ट में आना कोई जरूरी नहीं है। तो अगला है घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण। घर्षण जो है वो आपके एक संपर्क बल है। क्या है? संपर्क बल। तो घर्षण बल जो है वो संपर्क बल है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगला प्रश्न देखो, ये अपने आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है। थर्ड ग्रेड के अंदर आया हुआ है। 2023 के अंदर जो लेटेस्ट भर्ती हुई है, अधीनस्थ बोर्ड ने यही भर्ती करवाई थी, उसके अंदर प्रश्न आया है। अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा? जड़त्व यानी कि इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया क्या है? कोई भी वस्तु है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखती है, वो स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। यानी वह गुण जो किसी वस्तु में स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। और इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो दिशा का जड़त्व होता है, अगला होता है गति का जड़त्व, और एक होता है आपके कौन सा?
एक दिशा का हो गया, एक गति का। दिशा के अंदर भी आपके क्या होता है, एक तो आपके जब गाड़ी जो है अचानक से चलना शुरू करे वो हो गया, और एक कौन सा हो गया, अचानक से रुकती है ना। तो इस तरह से आपके गति का और ये कौन सा, दिशा यानी डायरेक्शन का हो गया, एक मोशन का हो गया। एक आपके गति का और एक बोल सकते हो आप स्थिरावस्था का। इसका स्थिरावस्था का। दिशा में तो दिशा बदलने पे वो क्या होता है, अपने को जैसे गाड़ी चल रही है आराम से, अपने आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाने सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एकदम से गाड़ी वाले का मन किया इधर घूम जाते हैं, मतलब इस रास्ते चलते हैं, वो अचानक से मोड़ते हैं तो अपने क्या करते हैं, खिड़की की तरफ धक्का लगता है, एकदम से उधर गिर जाते हैं सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो आपके है वो दिशा का जड़त्व काम कर रहा है, आपने कुछ नहीं किया, आपके हाथ में कुछ नहीं है, सारा का सारा साइंटिफिक रीजन है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्या है, गति का। गति वाला देखो, आप आराम से बैठे हो बस के अंदर, बस वाले ने क्या किया, नया नया बेचारा ड्राइवर बना है, एकदम से चलाना स्टार्ट करता है तो क्लिच एकदम से छोड़ देता है वो, तो आप क्या करते हो, एकदम से आपको क्या लगता है, धक्का लगता है, वो कौन सा है, गति का। स्थिरावस्था का कौन सा हो गया, जैसे बस चल रही है वो अचानक से रोक दे तो भी आपको धक्का लगता है, ये स्थिरावस्था हो गई। इस तरह से 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। ये तो हो गया जड़त्व के बारे में। अब आप कहोगे इसमें तो पूछा है कि ज्यादा किसका होगा और कम किसका होगा, तो जड़त्व जो है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पे। किस पे करता है, द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ही ज्यादा जड़त्व। तो देख लो, साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, सबसे भारी कौन होगा, ट्रक ही होगा, उससे कम कार, उससे कम स्कूटर, उससे कम साइकिल। अगर क्रम पूछ ले तो भी बता देंगे, सबसे ज्यादा 4 नंबर का, उससे कम 3 नंबर का, उससे कम 2 नंबर का, उससे कम 1 नंबर का। ये भी भविष्य में कभी ना कभी आपको दिख जाएगा प्रश्न, क्रम भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है साइकिल ट्रक दे, कोई व्यक्तियों का भार भी दे सकता है, एक 50 किलो का व्यक्ति है, एक 150 किलो का व्यक्ति है, बताओ किसका जड़त्व ज्यादा और किसका जड़त्व क्या है, कम है। तो ये आपका क्या था, 10वां प्रश्न था। तो इस तरह से अपने क्या है, साइंस को बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो चीजें देख रहे हैं, जो घटनाएं देख रहे हैं, उन्हीं को तो अपने समझना है कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है, और वो कंसेप्ट आप उसमें अप्लाई करोगे, वो आपको चीजें याद हो जाएगी। कोई रट्टा मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आसानी से अपने हंसते खेलते हुए इसी तरह से साइंस को पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि घंटी बज जाएगी, स्कूल लग गया है यानी कि क्लास आ गई है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।